सेक्शन 56(2)(7)(b ये बात कर रहा है, अगर कोई कंपनी है जो कि नॉट बीइंग अ कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, मतलब ऐसा कंपनी जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं, मतलब एक तरीके से बोल सकते हो लिस्टेड कंपनी नहीं है, इशू शेयर्स या प्रेफरेंस हो चाहे इक्विटी एट अ प्रीमियम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो एक कंपनी है जो लिस्टेड नहीं है, जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है और वो प्रीमियम पे इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा है। सच कंपनी रिसीव्स कंसिडरेशन अगेंस्ट सच शेयर फ्रॉम अ रेसिडेंट पर्सन, और वो शेयर कौन खरीद रहा है? एक रेसिडेंट पर्सन, और बदले में कंपनी को कुछ कंसिडरेशन यानी पैसा मिल रहा है। सच कंसिडरेशन एक्सीड्स द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इशू शेयर्स। शेयर का एक फेयर मार्केट वैल्यू होगा, वो कैसे निकलेगा वो यहाँ बात करेंगे कुछ, क्योंकि अगर अनलिस्टेड कंपनी है जिसमें पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं है तो शेयर का फेयर मार्केट वैल्यू कैसे हो सकता है वो कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो मान लो एक लिस्टेड एक कंपनी है जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है, वो इक्विटी शेयर इशू कर रहा है रेसिडेंट पर्सन को और बदले में पैसा मिल रहा है उसको, प्रीमियम पे वो शेयर इशू कर रहा है और वो जो पैसा मिल रहा है वो फेयर मार्केट वैल्यू को एक्सीड कर रहा है। सच एक्सेस कंसिडरेशन शैल बी ट्रीटेड एज इनकम इन द रिसिपिएंट कंपनी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड में वो उस कंपनी के लिए टैक्सेबल हो, उसको उसका इनकम माना जाएगा कंपनी का। तो अगर प्रीमियम वैल्यू इतना ज़्यादा है कि वो फेयर मार्केट वैल्यू को क्रॉस कर रहा है, शेयर का इशू प्राइस इंक्लूडिंग प्रीमियम इतना ज़्यादा है कि वो फेयर मार्केट वैल्यू को एक्सीड कर रहा है, तो जितना डिफरेंस आ रहा है वो उस कंपनी के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कहलाएगा। मान लो कंपनी इशू कर रहा है शेयर 250 रुपीज़ पे इंक्लूडिंग प्रीमियम और उसका फेयर मार्केट वैल्यू निकल के आ रहा है मान लो 180, तो ये जो 70 रुपीज़ का गैप है ये कंपनी का इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कहलाएगा। द अलॉटी शुड बी रेसिडेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस इन विच द शेयर विल इशूड टू हिम। बार बार कहा जा रहा है वो रेसिडेंट पर्सन को होना चाहिए, तो जिस प्रीवियस ईयर में ये शेयर इशू हो रहा है जिसको शेयर मिल रहा है यानी अलॉटी वो रेसिडेंट होना चाहिए। द प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार और एट डिस्काउंट। जब ये शेयर प्रीमियम पे इशू हो रहा है तभी ये बात हो रहा है। अगर शेयर पार या डिस्काउंट पे इशू हो रहा है फिर चाहे वो फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा ही वैल्यू क्यों न हो, फिर भी कंपनी के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं होगा। तो कंडीशन यही है, कंपनी प्रीमियम पे शेयर इशू कर रहा है और तब वो फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा हो रहा है। अगर डिस्काउंट पे इशू कर रहा है, पार पे इशू कर रहा है, फिर भी वो उसके फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है, तब फिर यहाँ पर टैक्सेबल नहीं होगा या उसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं कहलाएगा वो डिफरेंस अमाउंट। The provision is not applicable if such company is converted into a company in which the publics are substantially interested during the previous year itself after issuance of share। अगर शेयर इशू करने के बाद वो कंपनी ऐसा कंपनी बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है, तब फिर भी ये टैक्सेबल नहीं होगा। तो दो ही केस में ये जो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है कंपनी के हाथ में फेयर मार्केट वैल्यू और इशू प्राइस एट प्रीमियम पे, तो फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो कहला रहा है कब दो केस में टैक्सेबल नहीं होगा या कब दो केस में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में उसका इनकम नहीं आएगा। अगर कंपनी पार या डिस्काउंट पे इशू कर रहा है या फिर ये कंपनी उसी पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में जिस ईयर में शेयर इशू कर रहा है उस इशू के तुरंत बाद अगर वो सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड पब्लिक हो जाए तो फिर टैक्सेबल नहीं होगा। अब आ रहा है ये फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगा, तो वैल्यू सब्सटेंशिएटेड बाय ए कंपनी टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द एओ। असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ शेयर इट्स एसेट इंक्लूडिंग इंटेंजिबल एसेट, गुडविल, नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइज और एनी अदर बिजनेस ऑफ कमर्शियल राइट ऑफ सिमिलर नेचर। तो तुम्हारा जो एसेट का वैल्यू है इंक्लूडिंग इंटेंजिबल एसेट, एसेट का वैल्यू इंक्लूडिंग इंटेंजिबल एसेट, अगर एओ उस वैल्यू पे सेटिस्फाइड है तो फिर वो फेयर मार्केट वैल्यू हो जाएगा, और अगर एओ सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर उसका कोई प्रिस्क्राइब मोड होगा जिसमें वो खुद वैल्यू निकालेगा। तो असेसिंग ऑफिसर या तो तुम्हारे एसेट के वैल्यू इंक्लूडिंग इंटेंजिबल एसेट को ही फेयर मार्केट वैल्यू मान ले, या फिर
एनी वैल्यू डिटरमाइन इन अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब मोड, दोनों में विचेवर इज हायर, दोनों में विचेवर इज हायर विल बी अ फेयर मार्केट वैल्यू। तो एसेट इंक्लूडिंग इंटेंजिबल एसेट या फिर एनी प्रिस्क्राइब मोड, दोनों में से जो वैल्यू आएगा विचेवर इज हायर, उस वैल्यू को माना जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू। और ये वैल्यू अगर इशू प्राइस से या इशू प्राइस इस वैल्यू से ज़्यादा इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो फिर वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का इनकम कहलाएगा। एक्सेप्शन कब कब सेक्शन 52(7) भी अप्लाई नहीं होगा। shall not be applicable where the consideration for issue of share is received by a venture capital undertaking from a venture capital company or a venture capital fund। वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग होता है जिनका काम होता है पब्लिक से फंड अरेंज करना, और नए नए स्टार्टअप बिजनेस और ये सब को पैसा देना, वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टमेंट जिनको बोलते हैं। तो उनके केस में ये 56(7) भी एप्लीकेबल नहीं होगा। या फिर सेकेंड केस क्या बोला, बाई ए कंपनी फ्रॉम अ क्लास ऑफ पर्सन मे बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या ऐसे कुछ लोगों को कंपनी शेयर इशू कर रहा है, या तो वेंचर कैपिटल फंड वालों को शेयर मिल रहा है, तो वहाँ पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। कंपनी के पास कंपनी जो शेयर इशू कर रहा है वेंचर कैपिटल फंड वालों को, वो उनका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं कहलाएगा। या फिर जिनको गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जिन पर्सन को या जिस क्लास ऑफ पर्सन को नोटिफाई कर दिए है, वहाँ पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट वाला में क्या बोला, अच्छा ऊपर पहले वेंचर कैपिटल में क्या बोला, स्पेसिफिक फंड का मतलब क्या होता है, जो इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया होना चाहिए। तुम जो वेंचर कैपिटलिस्ट का बात कर रहे हो वो इंडिया का वेंचर कैपिटलिस्ट होना चाहिए, और ज़्यादा डिटेल पढ़ने का जरूरत नहीं है आपको। और यहाँ पे गवर्नमेंट वाला जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर रहा है, वहाँ क्या बोला, व्हेन द प्रोविजन हैज नॉट बीन अप्लाइड टू अ कंपनी और अकाउंट ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन टू बी स्पेसिफाइड in the notification of such company fail to comply with any of those conditions, then any consideration received for issue of share exceeding fair market value of such share shall be deemed to be income of that company chargeable income tax for the previous year in which such failure has been taken place। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब नोटिफाई करता है कुछ कंडीशन लगाता है, और अगर वो जो ग्रुप ऑफ पीपल है या वो कंपनी है वो कंडीशंस को ब्रेक करेगा, तो फिर ये टैक्सेबल हो जाएगा कंपनी के लिए। लेकिन अगर वो कंडीशन ब्रेक नहीं कर रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड लोग हैं, उनको अगर कंपनी शेयर दे रहे हैं, कौन सा कंपनी जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है, फिर चाहे प्रीमियम पे इशू कर रहा है और प्रीमियम वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है, फिर भी टैक्सेबल नहीं होगा। तो ये था आपका देखो, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, शेयर इशूड बाय पी लिमिटेड, पीपी लिमिटेड। किसको इशू किया, मिस्टर ए को। फेस वैल्यू 10 रुपये, फेयर मार्केट वैल्यू 12 रुपये निकल कर आए हैं, और कंसिडरेशन 11 रुपये। तो सेक्शन 56(7) भी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि जो कंसिडरेशन ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू से कम है। कंपनी भी वैसे भी शेयर फेस वैल्यू पे इशू की है। एक और एग्जांपल दिया, क्यूपी लिमिटेड है, मिस्टर बी को शेयर इशू किया, 10 रुपये फेस वैल्यू है, फेयर मार्केट वैल्यू 12 रुपये, इशू किया 9 पे, फिर भी एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि डिस्काउंट पे इशू हुआ है। यहाँ प्रीमियम पे इशू हुआ, लेकिन प्रीमियम फेयर मार्केट वैल्यू से कम था इसलिए एप्लीकेबल नहीं हुआ। यहाँ पे डिस्काउंट पे इशू हुआ है तो एप्लीकेबल होगा ही नहीं। यहाँ पे 10 का शेयर 10 में इशू हुआ है, पार पे इशू है, तब भी एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ देखो, 10 का शेयर 20 में इशू हुआ और फेयर मार्केट वैल्यू 15 रुपये, तो ये जो एक्स्ट्रा 5 रुपये आ रहे हैं, ये कंपनी के बुक्स में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कहलाएगा, इन द हैंड ऑफ एसपी लिमिटेड। देखो फिर एक बोला टीपी लिमिटेड है, मिस्टर ई नॉन रेसिडेंट को ये इशू किया है, तो फिर तो एप्लीकेबल होगा नहीं क्योंकि रेसिडेंट के लिए था रूल केवल। फिर बोला यूपी लिमिटेड है, मिस्टर एफ नॉन रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर, हाउएवर लेटर ऑन ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर बिकम रेसिडेंट। तो कंडीशन तो वही था कि प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट होने से टैक्सेबल होगा, यहाँ पर होगा क्योंकि 10 का फेस वैल्यू का शेयर 35 में इशू हुआ है और जो कि फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है। तो ये जो 15 रुपये का गैप आ रहा है 20 और 35 के बीच में, वो यूपी लिमिटेड के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। एक वीपी लिमिटेड है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सच कंपनी हैज लिस्टेड इटसेल्फ इन एनएससी। तो पहले शेयर इशू किया 10 का शेयर 50 में और 40 रुपया उसका फेयर मार्केट वैल्यू है, तो हिसाब से फेयर मार्केट वैल्यू को एक्सीड कर रहा है, लेकिन कंपनी खुद को लिस्टेड करा लिया उसका पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में आफ्टर इशुएंस ऑफ शेयर, तब भी एप्लीकेबल नहीं है। यही सब बातें हमने पढ़ी थी। लास्ट टॉपिक आ रहा है फैमिली पेंशन पेमेंट रिसीव बाय लीगल हेयर बाय ए डिजीज एम्प्लॉय।
आदमी के मरने के बाद उसके घर वालों को अगर फैमिली पेंशन मिल रहा है, तो डेथ आफ्टर द डेथ ऑफ एन एम्प्लॉय, फैमिली पेंशन इश्यू बाय लीगल हेयर ऑफ द डिजीज, इट विल बी डीम्ड टू बी इनकम इन द लीगल हेयर एंड विल बी टैक्सेड अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो जो भी पेंशन घर वालों को मिल रही है, लीगल हेयर को मिल रही है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी, बिल्कुल होगी। सैलरी एड में हो नहीं सकती क्योंकि वो लीगल हेयर तो एम्प्लॉय था नहीं। यहाँ पे बोला ऑन सच पेंशन तुमको कितना छूट मिलेगा, पूरा पेंशन टैक्सेबल नहीं होगा। 1/3 ऑफ सच पेंशन 33.33% मतलब ही होता है 1/3, या फिर 15,000 विच एवर इज लेस। और ये 15,000 पर एनम पर मंथ नहीं है। 1/3 ऑफ टोटल पेंशन ड्यूरिंग द ईयर जो लीगल ईयर को मिली है, या फिर 15,000 विच एवर इज लेस, इतना छूट मिल जाएगा। बैलेंस अमाउंट लीगल ईयर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, कुछ नोट दिया है यहाँ पे, एक्स ग्रेशिया पेमेंट मेड टू द विडो ऑफ द लीगल ईयर ऑफ एन एम्प्लॉय हु डाइज वाइल स्टिल इन एक्टिव सर्विस विल नॉट बी टैक्सेबल इफ द पेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी। तो कोई आदमी है जिसको जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी से उसके घर वालों को पेंशन मिल रहा है और वो आदमी काम करते करते मरा, आफ्टर रिटायरमेंट नहीं मरा था, काम करते करते मरा था, तो फिर उनके घर वालों को वो पेंशन पे टैक्सेबल नहीं होगा। कोई भी अगर लमसम पेमेंट मिल रहा है ग्रेचुअसली बाय वे ऑफ कंपनसेशन अदरवाइज टू द विडो ऑफ द और अदर लीगल हेयर ऑफ एन एम्प्लॉय हु डाइज इन एक्टिव सर्विस इज नॉट टैक्सेबल। कोई आदमी काम करते करते मरा है और उसके घर वालों को एक लमसम पेमेंट मिल रहा है, मंथली पेंशन नहीं, लमसम पेमेंट, एक बार में 1.5 लाख 2 लाख, तब भी टैक्सेबल नहीं होगा। अच्छा, यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बोला है तो कोई भी एम्प्लॉय के लिए ये रूल फॉलो होगा। फैमिली पेंशन रिसीव बाय ए विडो ऑफ अ मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस, आर्मी के फैमिली मेंबर को या विडो को अगर कोई पेंशन मिल रहा है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। अगर वो ड्यूरिंग द ऑपरेशन उसका डेथ हुआ है, आर्मी में काम करते करते मरा है वो, तो उसके घर वालों के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। अमाउंट नॉट डिडक्टेबल इन कंप्यूटिंग इनकम अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, कौन कौन सा ऐसा खर्चा है जो हमको माइनस करने नहीं मिलेगा जब हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। फॉलोइंग पेमेंट शैल नॉट बी डिडक्टेबल इन कंप्यूटिंग द इनकम चार्जेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, पर्सनल एक्सपेंस कुछ भी है माइनस करने नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट एंड सैलरीज पेड आउटसाइड इंडिया ऑन विच टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड एट सोर्स, हम इंडिया के बाद कोई सैलरी पेमेंट किए हैं बिना TDS काटे तो उसका एक्सपेंडिचर के रूप में माइनस करने नहीं मिलेगा। एक्सपेंस पेड टू अ रेसिडेंट इन इंडिया नॉट कंप्लाइड विथ रिजल्ट इन 30% ऑफ डिसअलाउंस। 40A1A बोल के एक चीज है, अगर हम कोई भी एक्सपेंसेस पेड कर रहे हैं टू अ रेसिडेंट इन इंडिया बिना TDS काटे या मोर देन 10,000 कैश पेमेंट, तो फिर ये अलाउड नहीं होगा। एनी एक्सपेंडिचर रेफर टू सेक्शन 40A लाइक एक्सेस और रीजनेबल पेमेंट टू सर्टेन स्पेसिफाइड पर्सन, रिलेटिव को हम पेमेंट एक्सेस दे रहे हैं, 40A1A रिलेटिव को था और ये हो रहा है 40A अगर हम 10,000 से ऊपर का कैश पेमेंट किसी को करते हैं अदर देन चेक, तो फिर हमको माइनस करने नहीं मिलेगा वो एक्सपेंडिचर। इनकम टैक्स जो पे कर रहे हैं वो माइनस करने नहीं मिलेगा सर, वही तो सारा कैलकुलेशन करने के लिए सब कैलकुलेशन कर रहे हैं। एनी एक्सपेंडिचर और अलाउंस इन कनेक्शन विथ विनिंग और लॉटरी, लॉटरी वॉटरी करने के लिए कोई भी खर्चा हम कर रहे हैं, कोई रेस में पैसा लगाए हैं, वो सब के लिए हम कोई खर्चा कर रहे हैं तो कुछ भी माइनस करने नहीं मिलेगा। ये था ये चैप्टर। आई होप चैप्टर खत्म, ये केवल इलस्ट्रेशन ही है। हाँ बिल्कुल, तो ये था आपका ये चैप्टर।